हेलो स्टूडेंट। आज से 9th क्लास के सब्जेक्ट अर्थशास्त्र के एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर बालमपुर की कहानी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी 9th क्लास में आए हैं। इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि मैं उन बच्चों की हेल्प कर सकूं जिन बच्चों को अर्थशास्त्र के एमसीक्यू क्वेश्चनों को समझने में या पढ़ने में कठिनाई होती है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बालमपुर में मुख्य क्रिया क्या है? देखिए स्टूडेंट, ये 9th क्लास का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है बालमपुर की कहानी और उसी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बालमपुर में मुख्य क्रिया क्या है। तो बालमपुर में जो है वहाँ पे क्या मुख्य क्रिया है, इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो बालमपुर में कृषि महत्वपूर्ण क्रिया है। इसके अलावा लघु स्तरीय परिवहन, विनिर्माण इन्हें गैर क्रिया कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बालमपुर आसपास के किस गांव से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, बालमपुर में एक बड़ा गांव रायगंज है जो बालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। रायगंज के निकटतम ही छोटा कस्बा है जिसका नाम साहेबपुर है और रायगंज की सड़क बालमपुर और साहेबपुर को जोड़ती है। तो साहेबपुर कस्बा है और रायगंज बड़ा गांव है। तो बालमपुर के आसपास में कौन है? रायगंज और शाहपुर। तो मतलब और शाहपुर जो है वो कस्बा है और रायगंज जो है वो एक बड़ा गांव है। तो इसीलिए उसके आसपास कस्बा और गांव दोनों ही थे बालमपुर के आसपास। अब है बालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर कौन है। तो देखिए, थोड़ा मैंने अभी बताया है कि जो रायगंज बालमपुर गांव जो है उसके पास में ही एक बड़ा गांव रायगंज है। ठीक है। और वो कितनी किलोमीटर दूरी पर है? तो 3 किलोमीटर दूरी पर। तो कौन सा गांव है वो? रायगंज। बालमपुर की सड़क पर कौन कौन से वाहन देखने को मिलते हैं। तो देखिए बच्चों, बालमपुर की सड़क जो है वहाँ पर हमें मोटरसाइकिल देखने को मिलती है, जीप देखने को मिलती है, बैलगाड़ी, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें आएगा ये सभी। अब बालमपुर गाँव में अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गाँव की संख्या का कुल कितना भाग है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि अनुचित जाति होती क्या है। तो देखिए, अनुचित जाति क्या होती है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो अनुचित जाति वे जाति होती हैं जो गरीबी रेखा में आती हैं या गरीब परिवार की श्रेणी में आती हैं। इन्हें हम पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं। तो जो गांव का जो मुख्य कुल संख्या थी उसका कितना तिहाई भाग था। ठीक है। तो उसमें तिहाई भाग था। अब है बालमपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे। तो वहाँ के जो कृषि कार्य में बालमपुर के जो लोग थे ज़्यादातर वहाँ पर ज़्यादातर लोग वहाँ गरीब थे। वहाँ पर ज़्यादा परिवार जो थे वो गरीबी की मात्रा में थे और जो वो भूमिहीन थे, तो इसी वजह से वो दूसरों को खेतों में जाके भूमि करते थे। तो ज़्यादातर उनका व्यवसाय जो भी था, जो वो मजदूरी करते थे, वो क्या करते थे? कृषि के 75% लोग वहाँ पर कृषि कार्य में लगे हुए थे। बालमपुर गाँव में परिवार की कुल संख्या कितनी थी। जो बालमपुर गांव है वहाँ पर कुल संख्या कितनी थी। तो वहाँ पर जो थी वहाँ पर 150 कुल। वहाँ पर जितने भी परिवार थे वहाँ परिवारों की संख्या थी 150। बालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या निम्न में से कितनी थी? 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी। तो देखिए, बालमपुर गांव में जो हाई स्कूल था वो 1 था और वहाँ पे 2 प्राथमिक स्कूल थे। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे हाई स्कूल सिर्फ 1 ही था। ठीक है। अब है बालमपुर गांव में कितने प्राथमिक स्कूल थे। प्राथमिक स्कूल अब देखिए, 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे। तो प्राथमिक स्कूल जो थे, पहले तो ये समझ लीजिए कि प्राथमिक स्कूल वो उसे कहते हैं जो प्राथमिक स्कूल वो होते हैं जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और सरकार द्वारा संस्था चलाई जाती है और 1 से 5 तक बच्चों के लिए जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो होते हैं हमारे प्राथमिक स्कूल। तो
प्राथमिक स्कूल बालमपुर गांव में 2 थे। गांव का राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय में क्या होता है? तो देखिए, गांव बालमपुर जो गांव था वहाँ पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय दोनों ही थे। और उसमें क्या किया जाता था? तो राजकीय प्राथमिक संस्था केंद्र वे होते हैं जिनकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, और निजी औषधालय अपने द्वारा बनाया गया या अपने व्यवसाय द्वारा बनाया गया व्यवसाय होता है। तो जिसमें मतलब सरकार की मान्यता तो होती है, लेकिन वो अपने द्वारा चलाया जाता है, उसमें सरकार का योगदान नहीं रहता है ज़्यादा। तो देखिए, तो वहाँ पर क्या होता था, निजी अस्पतालों में और जो स्वास्थ्य केंद्र सरकारी थे उसमें क्या होता था, रोगियों का इलाज हुआ करता था, क्योंकि हुआ करता था। अब है उत्पादन का उद्देश्य कैसी वस्तुओं और सेवाओं से होता है? तो देखिए, किसी भी उत्पादन को करने के लिए चार प्रकार की मतलब 4 इकाइयों की ज़रूरत होती है। पहली इकाई होती है भूमि, दूसरी इकाई होती है श्रम, और तीसरी इकाई होती है पूंजी, और चौथी इकाई जो सबसे महत्वपूर्ण होती है मानव पूंजी, और जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो हमें उत्पादन के लिए कैसी वस्तु की आवश्यकता होती है? जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो इसमें आएगा ये। अब प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत ये प्राकृतिक है, यहाँ पा हो गया है तो गलती से टाइप पा हो गया है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत किसको माना जाता है? जल, वन, खनिज, ये सभी। तो देखिए, प्राकृतिक देन क्या होती है? प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो हमें प्रकृति की देन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहा जाता है जो हमें प्रकृति द्वारा मिले होते हैं, जिसे हम प्रकृति की देन भी कहते हैं। तो देखिए, प्रकृति से हमें जल भी मिला है, वन भी मिले हैं, खनिज भी मिले हैं, तो ये सभी आएंगे। बालमपुर गाँव में इनमें से किसके घर मिट्टी और फूस के बने हुए थे? तो देखिए, उच्च जाति के भूस्वामी के घर, बड़े व्यवसायियों के घर, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि के घर, अनुचित जलित जाति के। तो देखिए, उच्च जाति के भूस्वामी कौन होते हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि होती है, तो वो होते हैं भूस्वामी। ठीक है, उच्च जाति में आते हैं वो। और बड़े व्यवसाय भी वही कर सकते हैं। और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि के घर, तो उसका क्या हो गया? वो उच्च जाति के हो गए। तो इसमें आएगा अनुसूचित जाति के दलित लोग गरीबी रेखा में आते हैं, और तो इसीलिए वहाँ पर मिट्टी और जो फूस के घर बने होते वो हुए थे बालमपुर, मतलब वो हुए थे अनुचित जाति दलित के घर। अब देखिए, बालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था? तो देखिए, अभी अपने ऊपर पढ़ा है, प्राथमिक स्कूल वहाँ पे 2 थे, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी था, निजी अस्पताल भी था, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं था। बालमपुर गाँव में कृषि गतिविधियों का दायरा सीमित क्यों है? देखिए, वहाँ पर जो गतिविधियों का दायरा इसलिए, कृषि जो गतिविधि थी वहाँ पर, इसलिए उस कृषि का, देखिए कृषि किस पर होती है? कृषि होती है ज़मीन पर, मतलब हम खेती जो करेंगे उसके लिए हमें ज़मीन चाहिए। अब बालमपुर गांव में वहाँ पर भूमि सिर्फ निश्चित थी, तो वहाँ पे जो भूमि की निश्चित थी वो निश्चितता थी कि इतनी ही भूमि आपको खेती करने के लिए मिलेगी, तो इसीलिए वहाँ पर जो थी वो कृषि का दायरा सीमित था। बालमपुर गांव में राजधानी की व्यवस्था करने के लिए अधिकारी, मतलब कि अधिकतर किसान कैसे पैसा उठाते थे? तो देखिए, बैंक द्वारा नहीं उठा सकते, सरकारी संस्था द्वारा नहीं, गांव के साहूकार से लेते थे। वहाँ के जो लोग थे वो गांव के साहूकार से अपना पैसा लेते थे, लोन वगैरह। अब बालमपुर गांव में उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या उपयोगी किया जाता था? चकबंदी व्यवस्था अपनाई गई थी, बहुविधि फसल प्रणाली अपनाई गई थी, जोतों का सीमेंशन किया गया था। देखिए, बालमपुर गांव में उत्पादन बढ़ाने के लिए तो अपनाई गई थी बहुविधि फसल। देखिए, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि बहुविधि फसल होती क्या है। तो देखिए, बहुविधि जो फसल होती है वो क्या होती है? तो बहुविधि फसल एक साल में किसी ज़मीन पर एक से अधिक फसल उगाने की विधि को हम बहुविधि प्रणाली कहते हैं। जैसे कि बालमपुर में ज्वार, बाजरा और गेहूं के बाद तीसरी फसल के रूप में लोग
आलू की खेती करते हैं, बहुविधि प्रणाली कहलाती है। ठीक, तो विधि जो होती है वो प्रणाली कहलाती है। बालमपुर की कहानी किस पर आधारित है? सत्य घटना पर, काल्पनिक गांव पर, दोनों पर, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमने पहले ही बताया है कि बालमपुर की जो कहानी है वो काल्पनिक है। एक कल्पना की हुई है कि हाँ एक गांव है और उसमें खेती की सारी प्रक्रिया कैसे हो रही हैं, क्या है क्या नहीं है। तो वो एक बालमपुर जो कहानी है वो काल्पनिक पर आधारित है। अब है बालमपुर की कहानी का उद्देश्य किससे संबंधित है? मूल विचारों से, दैनिक विचारों से, कामकाजी विचारों से, ये सभी। तो देखिए, बालमपुर गांव में उच्च जाति के किससे, तो देखिए मूल विचार होते हैं। दैनिक विचार जो हमारे जीवन पूरे दिन में हम कार्य करते हैं उनके लिए हम सोचते हैं, वो दैनिक विचार होते हैं। कामकाजी विचार वो होते हैं जो हम काम के दौरान सोचते हैं। और मूल्य विचार वो होते हैं जो हम मूल्य से संबंधित या बड़े स्तर पर सोचते हैं, तो मूल्य विचारों से। फिर है बालमपुर गाँव में उच्च जाति के लोगों के परिवार की संख्या कितनी थी? तो उच्च जाति के परिवार जो देखिए वहाँ पर कुल जो परिवार थे वो थे 450, और उच्च जाति के परिवार थे उनमें से वो थे 80। तो बालमपुर गांव की कहानी में करीम कौन था? एक बड़ा किसान, एक कंप्यूटर शिक्षक, भूमि श्रम, एक डॉक्टर। भूमिक श्रमिक तो आप जानते ही हैं क्या होता है, जो भूमि पर कार्य या खेती करता है तो वो होता है भूमि श्रमिक। एक बड़ा किसान भी वो होता है, तो वो था कंप्यूटर का शिक्षक। कंप्यूटर का शिक्षक कौन था? करीम को जो थी तो कंप्यूटर की नॉलेज थी। करीम ने अपने गांव में देखा कि हमारे गांव के लोग जो हैं वो गांव से बाहर किसी शहर में जा रहे हैं कंप्यूटर की नॉलेज लेने के लिए। तो उसने क्या करा कि उसको नॉलेज थी, उसने कोर्स किया हुआ था कंप्यूटर का, तो इसीलिए उसने अपने ही घर में ही कंप्यूटर लाकर कंप्यूटर की व्यवस्था कर और एक कोचिंग सेंटर खोल लिया कंप्यूटर का। इसमें से कौन स्थायी समिति नहीं है? बीज। देखिए, स्थायी समिति क्या होता है? स्थायी समिति वो होता है, स्थायी समिति वो होता है जो मतलब कि स्थायी समिति जिसका जो स्थायी समिति जिन किसानों के पास 10 से उससे अधिक ज़मीन होती है, देखिए अब इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन स्थायी समिति नहीं है? बीज मशीन नहीं है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि स्थायी समिति होती क्या है। वैसी पूंजी जिसका उपयोग कई वर्षों तक लिया जा सके स्थायी पूंजी होती है। उदाहरण के लिए जनरेटर है, एक बार ले लिया या हमने एक बार ख़रीद लिया तो उसे हम सालों साल यूज़ कर सकते हैं, और मशीन है वो भी हमारी सालों साल चल जाती है। औजार है हमारे वो भी चल जाते हैं। बीज होता है खेती करने के लिए, जो हम किसी भी खेती करने के लिए हमें बीजों की जो ज़रूरत पड़ती है, तो बीज नष्ट होने वाली चीज़ है तो उसे हम स्थायी नहीं कहेंगे, उसे हम अस्थायी कहेंगे, क्योंकि वो समय नष्ट होने वाली चीज़ है। उत्पादन के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, उत्पादन के 4 प्रकार होते हैं। अब है बालमपुर में अतिरिक्त गेहूं का क्या किया जाता था? बाजार में बेचा गया था, नष्ट किया गया था, दान किया गया था, स्वयं स्टोर किया गया था। तो देखिए, स्वयं स्टोर करके कुछ लाभ होने वाला है नहीं है, दान में दिया गया भी कुछ होने वाला नहीं है, नष्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए वो अपना जो जीवन को जीने के लिए, चलाने के लिए वो जो खेती करते थे उनको बाज़ार में बेच दिया करते थे। बालमपुर में खरीफ के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल, गेहूँ, ज्वार, गन्ना। तो वहाँ पर उगाई जाती है जवर। और भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? तो देखिए, भारत में जितने भी ज़्यादा, देखिए भारत में ना मशीनों की कमी है,
ठीक है, वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे नई नई तकनीकी नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर जो होता है भारत के लोग जो होते हैं ज़्यादातर अपने हाथों से श्रम मतलब कि मेहनत करके खेती को उगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रचुर क्योंकि यहाँ पर ना नई नई तकनीकी नहीं है, नई नई मशीनें नहीं हैं, ज़्यादातर लोग अपने हाथों से ही सारे काम करते हैं, बुवाई, कटाई सब कुछ वही करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद।